हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 29 और आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग के फीचर्स और प्लस इसके साथ साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। कंट्रोलिंग बेसिकली मैनेजरल फंक्शन का एक पार्ट है। मैनेजर फंक्शन जैसे आपके टोटल 5 मैनेजरल फंक्शन होते हैं, जिसमें प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आता है, जो कंट्रोलिंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव लेके चलती है, जिस ऑब्जेक्टिव की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में सारे फंक्शन चलाए जाते हैं, सारे फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है तो उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। जब जो ऑब्जेक्टिव हमारा सेट हो जाता है, प्लानिंग हमारी हो जाती है, तो उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। जो भी हमारा काम होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जितने भी काम होते हैं उन्हें हम फिर डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, उसमें मैनेजर रखते हैं। फिर मैनेजर, ये सारा पहले ऑर्गेनाइजिंग में काम जो होता है वो स्टाफिंग के साथ साथ चलता है। एक बात यहाँ पर नोट डाउन कर लेना कि जो मैनेजर फंक्शन है ये 1 बाय 1 नहीं किए जाते, ये आते तो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। मतलब पहले आपका प्लानिंग आएगा, फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर आपका स्टाफिंग आएगा। लेकिन अब जैसे प्लानिंग है, प्लानिंग आपका इंडिपेंडेंटली होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग है ये दोनों एक साथ चलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, पहले काम को आइडेंटिफाई करते हैं और उस काम को करने के लिए जितने भी लोगों की हमें ज़रूरत होती है उसके साथ साथ हम स्टाफिंग भी करते रहते हैं। स्टाफिंग का मतलब होता है चूजिंग ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। फिर उसके बाद जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की अपॉइंटमेंट हो जाती है, मैन पावर रिक्रूट हो जाती है, मैन पावर सेलेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं। अब डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का काम जो होता है, हालांकि चैप्टर तो आप अलग अलग पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिंग अलग पढ़ रहे हैं, कंट्रोलिंग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग चलती है एक साथ है। अब कैसे साथ साथ चलती है? डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में काम ऐसे चलता है कि कंट्रोलिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को काम देने से पहले, किसी भी व्यक्ति से काम लेने से पहले हम उसे पहले एक टारगेट देते हैं। जैसे आपने किसी को एक टारगेट दे दिया, जैसे मान लीजिए कि एक सुपरवाइज़र ने एक फैक्ट्री सुपरवाइज़र ने एक वर्कर को ये टारगेट दिया कि भाई आपने आज के दिन में, जैसे मान लीजिए एक प्लांट सुपरवाइज़र के अंडर में 100 वर्कर काम करते हैं, तो प्लांट सुपरवाइज़र ने उन वर्कर्स को बोला कि आपने आज के दिन में शाम तक 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, सब ने, लेबर ने मिलकर। ठीक है, अब वो 100 यूनिट का जो टारगेट आपने उनको दिया, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है जहाँ पर पहले स्टैंडर्ड सेट किया जाता है काम करने का कि ये आपका टारगेट है, ये आपने इतना काम करके देना है या इतनी क्वालिटी मेंटेन करके देनी है। फिर उसके साथ साथ जो डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, जब आप स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कंट्रोलिंग वाले फंक्शन के ज़रिए, तो डायरेक्टिंग का फंक्शन भी उसके साथ साथ यूज़ होता है। तो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग एक साथ चलता है। तो डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, उसको वर्कर को हम उसको गाइड करते हैं काम के बारे में, उसको समझाते हैं काम कैसे करना है, उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि काम को किस तरीके से करना है। जब वो काम नहीं हो रहा होता है उससे, तो वो निराश होता है, तो हम उसे मोटिवेट करते हैं, फिर हम उसे लीड करते हैं। अगर वो काम वो नहीं कर पा रहा होता है तो हम भी उसकी मदद करते हैं। ठीक है, तो गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, लीड करना, ये सारा काम डायरेक्टिंग में आता है। और कंट्रोलिंग का काम भी डायरेक्टिंग के साथ साथ चलता है। तो कंट्रोलिंग का मतलब अब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोलिंग का मतलब होता है इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। कंट्रोलिंग का मतलब होता है ये चेक करना कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था डायरेक्टिंग के साथ साथ, जब आप डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग एक साथ कर रहे थे, तो कंट्रोलिंग में जब आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपका कहलाता है कंट्रोलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक क्लास में एक टीचर ने बच्चों को बोला कि भाई मुझे 1 घंटे के अंदर इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन सभी ने करके देने हैं। मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो टीचर ने उनको बोला कि आपने 1 घंटे के अंदर मुझे ये 4 क्वेश्चन करके देने हैं। अब आपने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, इसका मतलब कंट्रोलिंग शुरू हो गई। फिर आप उनको टाइम टू टाइम उनको गाइड कर रहे हैं, उनको क्लास में घूम रहे हैं, उनको सर्कुलेट कर रहे हैं, मतलब आप उनको चेक कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। जब 1 घंटा पूरा हो गया तो आपने ये चेक किया कि काम वो 4 क्वेश्चन सभी ने किए हैं कि नहीं किए। तो जब आपने उनको स्टैंडर्ड सेट किया था 4 क्वेश्चन का कि भाई 1 घंटे के अंदर 4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और जब आपने 1 घंटे पूरे होने के बाद जब ये चेक किया कि 4 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए, तो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो काम आपने अपने एम्प्लॉय को दिया, जो आपने काम अपने वर्कर को दिया, क्या आप उन वर्कर ने या उन एम्प्लॉय ने आपके अकॉर्डिंग वो काम को किया या नहीं किया, ये कहलाता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में सिर्फ 2 ही बातें आती हैं। पहले जो काम आप अपने एम्प्लॉय से चाहते हो, पहले आप उसको एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, फिर वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं हुआ उसको चेक करो, ये कंट्रोलिंग कहलाता है। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको कंट्रोलिंग को और ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ।
जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रीड कर रहा हूँ, उस एग्जांपल में डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग देखना एक साथ चल रहा होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल सेट करते हैं कि आ मैनेजर प्लांट सुपरवाइज़र, एक मैनेजर है, प्लांट सुपरवाइज़र है एक मैनेजर, इंस्ट्रक्ट इट्स वर्कर, उन्होंने अपने वर्कर को इंस्ट्रक्शन दी टू प्रोड्यूस 70 यूनिट्स इन अ वीक एंड 280 यूनिट्स इन अ मंथ, कि आपने एक हफ्ते में 70 यूनिट्स बनानी है और पूरे महीने में टोटल मिला के 280 यूनिट का टारगेट है। 70 यूनिट एक हफ्ते में बन जानी चाहिए और टोटल मिला के 280 यूनिट एक महीने में बन जानी चाहिए। उसने अपने वर्कर को एडवाइस किया, उनके साथ बातचीत की, उनको मोटिवेट किया कि ये सारा काम हो जाएगा, उनको पैशनेट किया, उनको प्रोत्साहन दिया, ठीक है, उनके साथ लीड किया, उनको समझाया। देयर वर्कर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, जब वो प्रोडक्शन चल रहा था, मतलब प्रोडक्शन के दौरान मैनेजर ने अपने वर्कर को एडवाइस करी, उनको सलाह दी, उनको कम्युनिकेट किया। बट द एंड ऑफ द वीक, जब एक हफ्ता पूरा हो गया, ही केम टू नो दैट द प्रोडक्शन वाज ऑफ 60 यूनिट, कि एक हफ्ते में जो टारगेट 70 यूनिट का था वो टारगेट 60 यूनिट का हुआ है, मतलब 70 यूनिट नहीं बनी, 60 यूनिट बनी है, विच वॉज नॉट एज पर द प्लान, जो कि प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ। ही कॉल्ड अप द लेबर हेड, उसने लेबर हेड को बुलाया, जो वर्कर के जो लेबर थी उनका जो हेड था, लेबर यूनियन लीडर था, उसको बुलाया एंड आस्क्ड द रीज़न फॉर डेविएशन, उसने उनसे पूछा कि ये रीज़न क्या था कि भाई 70 की बजाय 60 यूनिट बनी है। ही आस्क्ड द रीज़न फॉर डेविएशन, द लेबर हेड गेव द रीज़न फॉर इलेक्ट्रिसिटी और पावर कट, लेबर ने बोला कि जो रीज़न था वो था इलेक्ट्रिसिटी और पावर कट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही थी, पावर कट था, इसकी वजह से मशीन चल नहीं पाई, प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाया। प्लांट सुपरवाइज़र इमीडिएटली टुक करेक्टिव एक्शन, प्लांट सुपरवाइज़र ने उसी वक्त एक्शन लिया, मेजरमेंट लिया कि भाई अब इस गलती को कैसे ठीक किया जा सकता है। उसने क्या किया, बाय चेंजिंग देयर प्लान फ्रॉम 70 टू 60, उसने क्या किया, आगे आने वाले हफ्ते के लिए उसने प्लान चेंज कर दिया कि अब 70 यूनिट नहीं बनेंगी, 60 यूनिट बनेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम वर्कर में नहीं, प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी में है। तो उसने टारगेट को अपना चेंज करके महीने का भी टारगेट चेंज कर दिया 280 से 240 यूनिट का, और हफ्ते का भी टारगेट चेंज कर दिया 70 से 60 का। अब इस पूरी केस स्टडी में आप ये देखना कि डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कैसे कैसे चल रहे थे। जब एक प्लांट सुपरवाइज़र ने अपने वर्कर को इंस्ट्रक्ट किया, एडवाइस किया, कम्युनिकेट किया, मोटिवेट किया, दोबारा सुनना, इंस्ट्रक्ट, गाइड, एडवाइस, कम्युनिकेट, मोटिवेट, तो ये सारे के सारे एलिमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि डायरेक्टिंग का पार्ट है, ठीक है। तो जहाँ भी इंस्ट्रक्शन की बात आएगी, एडवाइस की बात आएगी, कम्युनिकेट की बात आएगी, मोटिवेट की बात आएगी, लीडरशिप की बात आएगी, वो डायरेक्टिंग कहलाएगा। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा है इसमें केस स्टडी में कि 70 यूनिट इन अ वीक, जब टारगेट सेट किया गया था ना 70 यूनिट का, कि 70 यूनिट एक हफ्ते में बन जानी चाहिए और 280 यूनिट एक महीने में बन जानी चाहिए, तो हमने क्या किया था, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट किया था कि जो वर्कर को काम करना है, जो वर्कर ने परफॉर्मेंस देनी है, उसका स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक नियम बना दिया, एक रूल बना दिया, एक टारगेट बना दिया कि इसके अकॉर्डिंग, एक प्लान बना दिया कि इसके अकॉर्डिंग ये जो हमने दिया है, ये काम जो हमने बोला है, इसके अकॉर्डिंग ये काम इस तरीके से हो जाना चाहिए, मतलब पहले से ही आपने डिज़ाइन सेट कर दिया। तो जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो हेल्प हमें ये करता है आगे इवेलुएट करने में कि जो हमने कहा वो हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी स्टैंडर्ड सेट करने की बात होगी, किसी भी व्यक्ति को काम देने से पहले जब आप उसके काम को सेट कर देंगे कि आपने एक दिन में या एक महीने में इतना काम करना है, तो समझ लीजिए कंट्रोलिंग शुरू हो गई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने इस केस स्टडी में क्या पढ़ा, प्रोडक्शन वॉज 60 यूनिट, प्रोडक्शन कितने का हुआ, 60 यूनिट्स का। तो इसका मतलब वर्कर, जब सुपरवाइज़र ने चेकिंग की, मेजरमेंट किया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई है, तो जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि प्रोडक्शन रियलिटी में कितने का हुआ है, 60 यूनिट्स का, तो वो भी कंट्रोलिंग का पार्ट है। फिर उसके बाद जब हमने एनालिसिस किया कि भाई वो 70 की बजाय 60 यूनिट का प्रोडक्शन क्यों हुआ, पावर कट, तो जब पावर कट का पता चला तो इसका मतलब क्या था, वो एनालाइजिंग द डेविएशन, मतलब जो 70 के बजाय 60 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, तो जो 70 से 60 के बीच में जो डेविएशन आया, फ़र्क आया है, जब हमने उसको एनालिसिस करा तो हमें क्या पता चला कि पावर कट की वजह से आया है। तो जब हम डेविएशन का एनालिसिस करते हैं तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। उसके बाद सुपरवाइज़र ने क्या किया, प्लान को चेंज कर दिया, पॉइंट नंबर 5, तो ये कहलाता है टुक करेक्टिव एक्शन। मतलब पहले आपने परफॉर्मेंस सेट किया, फिर उस परफॉर्मेंस को मेज़र किया कि एक्चुअली में परफॉर्मेंस क्या हुआ है, फिर डेविएशन को एनालिसिस किया, फिर आपने करेक्टिव एक्शन लिया कि अब प्लान को हम चेंज कर देते हैं। तो परफॉर्मेंस को सेट करना, फिर उस परफॉर्मेंस को मेज़र करना कि परफॉर्मेंस जब काम होने के बाद कि परफॉर्मेंस रियलिटी में कितना हुआ है, फिर क्यों, अगर फ़र्क आया है, अगर मान लीजिए 70 यूनिट की 70 यूनिट बन जाती हैं, तब तो हम दो ही पॉइंट पे रुक जाएंगे, परफॉर्मेंस को सेट करने पर और परफॉर्मेंस को मेज़र करने पर। अगर परफॉर्मेंस में चेंज आया है, 70 की बजाय अगर 60 यूनिट बनी है, 50 यूनिट बनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको डेविएशन को एनालिसिस करेंगे, फिर उसके लिए एक्शन लेंगे कि गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये कहलाते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंट्रोलिंग का मीनिंग निकल के आता है
कि इंश्योरिंग द एक्टिविटीज़, ये इंश्योर करना कि जो एक्टिविटीज़ आपने अपने एम्प्लॉय या वर्कर को दी हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन में आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान का मतलब स्टैंडर्ड, कि पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुई है नहीं हुई। जैसे मैंने अभी आपको टीचर का एग्जांपल दिया था कि एक टीचर ने ये बोला अपने स्टूडेंट्स को कि 1 घंटे के अंदर 4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो ये तो हो गया परफॉर्मेंस को सेट करना। जब 1 घंटा पूरा हुआ तो टीचर ने देखा कि बच्चों ने 3 क्वेश्चन किए हैं। अब जब उसने ये देखा कि बच्चों ने 3 क्वेश्चन किए हैं, 4 की बजाय 3 क्वेश्चन किए हैं, तो उसने ये इंश्योर किया कि 4 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, 3 क्वेश्चन क्यों हुए, 1 क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। तो ये कहलाता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है ये इंश्योर करना कि जो काम दिया गया है क्या वो काम हुआ है या नहीं हुआ, ये कंट्रोलिंग कहलाता है। तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से एग्जांपल देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग दोनों अलग अलग फंक्शन है, बट डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये दोनों फंक्शन एक साथ पैरेलल यूज़ होते हैं, एक साथ यूज़ किए जाते हैं। बस दोनों के जो नेचर हैं वो काम करने के अलग अलग हैं। तो चलिए इसके फीचर्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंट्रोलिंग होता क्या है। कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। गोल ओरिएंटेड मतलब कि गोल को ध्यान में रख के किया जाता है। एक गोल होता है हमारा। गोल क्या होता है कि जो हमने अपने वर्कर को काम दिया या एक मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को काम दिया, वो काम हुआ है या नहीं हुआ, ये चेक करना कंट्रोलिंग कहलाता है। जब वो काम हो जाता है ना उसके बाद, ये नहीं कि काम के दौरान जब काम चल रहा होता है जब हम कुछ भी करते हैं, मोटिवेट, गाइड, इंस्ट्रक्ट, वो डायरेक्टिंग कहलाता है। लेकिन जब काम हो जाता है उसके बाद जब हम उसकी चेकिंग करते हैं वो कंट्रोलिंग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट, ऑल परवेसिव। कंट्रोलिंग का काम लोअर लेवल पर भी किया जाता है, टॉप लेवल पर भी किया जाता है। टॉप लेवल मिडिल लेवल के लिए करता है, मिडिल लोअर लेवल के लिए करता है, और लोअर प्लेटफॉर्म एरिया के लिए करता है। तो ऑल परवेसिव मतलब एट ऑल लेवल्स। कंटिन्यूस प्रोसेस, अब ऐसा तो नहीं है कि सुपरवाइज़र वर्कर को एक बार काम देगा उसके बाद दोबारा नहीं देगा। तो कंट्रोलिंग लगातार चलती रहती है। जैसे जैसे आपके प्लान्स बनते रहते हैं, स्टैंडर्ड्स बनते रहते हैं, कंट्रोलिंग चलती रहती है। लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग इज़ बोथ अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एंड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है फॉरवर्ड लुकिंग। मेन तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है जब हम आगे की ओर देखते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो काम दिया आगे आके हमें फ्यूचर में देखना है कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसलिए उसको फॉरवर्ड लुकिंग बोलते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब कि हमें ये देखना है कि जो काम हमने प्रेजेंट में दिया है वो फ्यूचर में वो काम जब हम चेक करेंगे कि वो हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसीलिए उसको फॉरवर्ड लुकिंग बोला जाता है। बैकवर्ड लुकिंग भी इसलिए बोला जाता है कंट्रोलिंग को कि जो हम जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना किसी भी वर्कर के लिए, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, टीचर का एग्जांपल दिया था कि टीचर ने बच्चों को बोला कि 1 घंटे के अंदर 4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब वो 4 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो था ना उसने उसी वक्त नहीं बनाया होगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया होगा कि उसने पहले कभी बच्चों को पढ़ाया होगा और उसने ऑब्जर्व किया होगा कि ये 4 क्वेश्चन 1 घंटे में ही होंगे। अब सुपरवाइज़र ने जैसे स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई 70 यूनिट 1 हफ्ते में बन जानी चाहिए, तो उसने 70 यूनिट का टारगेट ऐसे मन में नहीं आया कि मन में आया और बोल दिया। वो 70 यूनिट का जो टारगेट उसने दिया था सुपरवाइज़र ने अपने वर्कर को, वो पहले उसने कभी एक्सपीरियंस किया होगा अपने टाइम में, या कभी उसने पहले अपने कुछ टाइम पहले उसने ये फील किया होगा, अनुभव लिया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि हाँ 70 यूनिट पहले भी हम बना चुके हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कंट्रोलिंग के अंडर। तो इसीलिए कंट्रोलिंग जो होता है वो बैकवर्ड लुकिंग भी फंक्शन होता है और फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है। तो ये था आपका कंट्रोलिंग के फीचर्स, कंट्रोलिंग का मीनिंग, जो हमने इस एग्जांपल के ज़रिए, ये एग्जांपल हमने लिया था, इस एग्जांपल को दोबारा से आप रीड करके, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है चीज़ों को, और उस अंडरलाइन को करने के बाद मैंने नीचे बताया हुआ हाईलाइटेड पॉइंट्स कि कौन से पॉइंट्स हमें डायरेक्टिंग के बता रहे हैं, कौन से हमारे कंट्रोलिंग के बता रहे हैं। तो ये केस स्टडी आपको कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग के बीच में फ़र्क और कंट्रोलिंग का मीनिंग अच्छे से समझाने में हेल्प करेगी। तो ये थे कंट्रोलिंग का मीनिंग और कंट्रोलिंग के फीचर्स। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.